हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कंसाइनमेंट के आगे के कुछ टॉपिक और कंसाइनमेंट के दिए हुए होमवर्क का सॉल्यूशन। तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कमीशन कर रहे थे, जिसका एग्जांपल नंबर 5 हमारे सामने यहाँ पे है। ठीक है, जिसमें मिस्टर सचिन ने कुछ गुड्स मिस्टर रमेश को 800 पर यूनिट पे बेचे हैं। 80,000 के गुड्स हैं। मिस्टर रमेश ने सोल्ड कर दिए 50 यूनिट 1250 के ऊपर, 10 यूनिट 1500 पे और रिमेनिंग 850 पे। उसको कमीशन 2% ग्रॉस सेल पे मिलनी है और 10% कमीशन एक्सेस प्राइस पे मिलनी है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन। जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों का लिखने का काम है नहीं एग्जाम में। हम लोगों को 2 मार्क्स मिलेंगे एक एमसीक्यू के, तो हम लोग उतनी ही मेहनत करके दिखाएंगे इंस्टीट्यूट को। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इसे कैलकुलेटर पे निकालें, बट क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो लिख के दिखाना ही है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आप इसे बस कैलकुलेटर पे करेंगे। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेटर उठाना है। कैलकुलेटर उठाने के बाद आपको क्या करना है, 800 पर यूनिट है और 80,000 रुपये का है, तो पर यूनिट रेट निकाल लेना है। पर यूनिट रेट आ गया 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये का रेट है, सॉरी 100 यूनिट है। तो आपको सबसे पहले यूनिट निकाल लेनी है 100। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सबसे पहला चीज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है, 800 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि 80,000 रुपये है। ठीक है, 80,000 रुपये का है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और इसके बाद सीधा लिखोगे सेल बाय कंसाइनी। कंसाइनी का नाम रमेश है, तो इसको कंसाइनी काट के सर रमेश ही लिख देते हैं। रमेश ज़्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि रमेश ही उसका नाम है। और रमेश ने कई स्टेप्स में जो है माल को भेजा है, तो इसलिए हम लोग इसको ए ना लिख के, क्योंकि ए बी सी ऊपर चल रहा है, इसको 1 2 3 लिखते हैं। 1। तो सेल बाय रमेश कितना है, सबसे पहले इसने सेल जो किया है, उसने बेचा है 50 यूनिट एट 1250। तो 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1250। सेकेंड उसने बेचा है 10 यूनिट एट 1500। तो 10 यूनिट 1500 पे बेच देंगे, 10 यूनिट 1500 के ऊपर। एंड थर्ड रिमेनिंग एट 850। तो टोटल यूनिट कितनी भेजी थी उसने, आपको पता है 100 यूनिट थी टोटल, ये मैंने आपको निकलवा दिया था। तो आपका टोटल यहाँ पे 100 आना चाहिए। 60 ऊपर हो चुका था, 40 हो गया यहाँ पे, और 850 का उसने बाकी का माल बेचा है। ठीक है सर, 60 और 40 100 यूनिट हो गई पूरी, 850 पे बाकी ही बेची है, यही है। ओके सर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 यूनिट तो इसकी टोटल हो गई, तो ये तो हमें पता ही है। अब इसकी सेल निकाल लो फटाफट बस। अब जो बच्चे कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, उनको कैसे करना है ये समझ लो। पहले आपको कैसियो का कैलकुलेटर लेना है। कैसा कैसियो, MJ12D है मेरे कैलकुलेटर का नाम। आपको भी यही ले लेना है। ज़्यादातर जो लाइफ रहती है इसकी बहुत रहती है, 10 20 साल। जब से मैंने कोर्स शुरू किया है, जब से 2 बार कैलकुलेटर बदला है बस। ये सेकंड कैलकुलेटर है मेरा। तो इसमें आपको कैसे यूज़ करना है, ये क्यों बाकियों से अच्छा है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये बाकियों से अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल है। बाकियों की फीचर रिलायबल नहीं है। और पेट वगैरह के जो मेमोरी के मतलब हमारे काम की चीज़ें हैं, मेमोरी बटन्स हैं, वो काम उतने अच्छे से नहीं करते हैं। अच्छा, आपका कैलकुलेटर जो मैं ट्रिक बताऊंगा, जो मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, बेसिकली कैलकुलेटर ट्रिक सिखा रहा हूँ, उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है वो कैसे देख सकते हो। आपको कोई भी नंबर टाइप करना है, फिर एक ऐसा बटन होगा मेमोरी प्लस का, कैलकुलेटर के कोने में या कहीं पे भी हो सकता है, मेमोरी प्लस का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करो। मेमोरी प्लस पे बटन पे क्लिक करने के बाद एक आइकन बना हुआ आने लगेगा आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर, ऐसे एम एम करके। ठीक है, एम करके टॉप की लेफ्ट हैंड साइड की टॉप में बना हुआ आने लगेगा एम, या आपकी राइट हैंड साइड में भी आ सकता है, वो मुझे नहीं पता आपकी कैलकुलेटर में किधर आएगा। उसके बाद आपको एक बटन दबाना है जिसको बोलते हैं एसी। एसी बना रहता है ना बटन, पिंक पिंक 2 बटन होते हैं कैसियो का कैलकुलेटर है, तो एक सी और एक एसी। एसी बटन दबाना है आपको। एसी बटन दबाने के बाद भी अगर मेमोरी रह जाती है, तो आपका कैलकुलेटर ओरिजिनल है, अच्छा है, काम का है, वरना कूड़े के समान है, उसे फेंक देना चाहिए। तो एसी के बाद अगर मेमोरी गायब हो जाती है तो फिर वो बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अभी आपको ये कैलकुलेट कैसे करना है, मैं आपको कुछ बटन के मतलब सिखाने वाला हूँ आज। जैसे मेमोरी प्लस और जीटी, ये 2 बटन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत काम आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी, और अभी भी सीख लो। 50 मल्टीप्लाई में 1250 करेंगे, और प्लस करने के बजाय हम दबाएंगे एम प्लस। एम प्लस दबाने के बाद एसी दबाएंगे, फिर लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 1500, फिर एम प्लस दबाएंगे और फिर एसी दबाएंगे।
उसके बाद 40 मल्टीप्लाई बाय 850 दबाएंगे और फिर M प्लस दबाएंगे और फिर AC दबाएंगे। फिर एक बटन है हमारे पास MRC जिसे बोलते हैं मेमोरी रिकॉल। मेमोरी रिकॉल दबाएंगे तो हमारे पास टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा 1,11,500 रुपये का। तो 1,11,500 रुपये का। अब सर मुझे ये देखना है कि 1,11,500 आया कैसे। तो एक बटन होता है ऑटो रिव्यू, उसे दबाएंगे ऑटो रिव्यू, तो ये एक एक करके आपको बताएगा कि कैलकुलेशन का क्या क्या आंसर आया है। ऑटो रिव्यू दबाएंगे। ठीक है, ऑटो रिव्यू दबाने के बाद आपके पास सबसे पहला आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 62,500। दूसरा आ रहा है आपके पास आंसर 15,000। और तीसरा आंसर आपके पास आ रहा है 40 मल्टीप्लाई बाय 850 34,000। तो ये हो गया आपका 62,500 प्लस 15,000 प्लस 34,000, 1,11,500। अब इसी चीज को मेमोरी प्लस के बटन के बिना निकालना कैसे निकालेंगे। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1250 इक्वल टू कर लो। इक्वल टू करने के बाद ना AC दबाना है ना कोई और बटन दबाना है, सीधा लिखो 10 मल्टीप्लाई बाय 1500। फिर इक्वल टू करो, कोई बटन नहीं दबाना, AC ना ही M प्लस कुछ नहीं दबाना। फिर लिखो 40 मल्टीप्लाई बाय 850 और इक्वल टू दबा दो। ये तीनों कैलकुलेशन करने के बाद एक बटन होता है GT जिसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल। ऐसा एक बटन होता है कैलकुलेटर पे, आपके भी होगा। उसको दबाओ, उसको दबाने के बाद भी आपका टोटल आ जाएगा बिना मेमोरी में ऐड किए। तो 1,11,500 हमारा टोटल सेल आ गया। सेल बाय रमेश। तो आपको पता है कमीशन निकालेंगे अब। तो कमीशन कैसे कैसे निकलेगी। कमीशन आपको पता है, एक तो ऑर्डिनरी कमीशन इसको मिलेगी। तो ऑर्डिनरी कमीशन कैसे निकलती है। ऑर्डिनरी कमीशन हमारी निकलती है 2%, @2%। राइट, 2% बोला हुआ है ना क्वेश्चन में। हाँ, ग्रॉस सेल के ऊपर 2% है। तो 1,11,500 के ऊपर 2% आपका कमीशन है, वो आ जाएगा 2230। इसके बाद हमारा आएगा ओवर राइडिंग कमीशन। तो ओवर राइडिंग कमीशन कब कब मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए। ओवर राइडिंग कमीशन जब मिलेगा और कितना मिलेगा पहले ये देख लेते हैं। ओवर राइडिंग कमीशन कितना है, 10% है। तो 10% कब मिलेगा, जब आप जितना बोला गया उससे ज़्यादा पे बेचोगे। हमने 800 बोला था, 800 से ज़्यादा जहाँ जहाँ आपने बेचा है उतने उतने पे मिलेगा। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं, 800 से ज़्यादा 1250 पे बेचा है, 1500 पे भी बेचा है और 850, मतलब इसने सारी ही सेल ज़्यादा पे करी है। बट इसको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस तीनों का अलग अलग आएगा। तो पहला, इसमें भी पहला ओवर एडिंग कमीशन आएगा। पहला 50 यूनिट इसने बेची, जो हमने इसको 1250 पे बेची इसने, जो हमने 800 पे बेचने को बोली थी। सेकंड, इसने 10 यूनिट ऐसी बेची हैं जो हमने इसको बोली थी 800 पे बेचने के लिए, इसने 1500 पे बेचा है। इसके बाद 40 यूनिट ऐसी है जो हमने इसको 800 पे बेचने के लिए बोली थी, इसने 850 पे बेची है। तो डिफरेंस लेना है इन सबका, ये बात याद रखना। तो डिफरेंस कितना कितना आएगा, 1250 माइनस 800, आपका आ गया 450। 450 मल्टीप्लाई बाय 50, M प्लस दबाएंगे तो ये M प्लस हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा M प्लस, 22,500। M प्लस कर लिया मैंने। इसके बाद 500 माइनस, सॉरी 1500 माइनस 800 दबाएंगे। फिर मल्टीप्लाई का बटन दबा के लिखेंगे 10, फिर दबाएंगे M प्लस, ये हो गया हमारा 7,000। इसके बाद लिखेंगे 850 माइनस 800, मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, फिर दबाएंगे M प्लस, तो ये हो गया 2,000। अब टोटल इसका करने के लिए खाली आपको दबाना है MRC। तो MRC हो गया आपका 31,500। अब आपको करना है टोटल कमीशन, सिंपल टोटल कमीशन आप निकाल सकते हैं। टोटल कमीशन कितना आएगा, 31,500 प्लस 22,230 रुपये, 33,370 रुपये, 330 रुपये इसका कमीशन आ गया, टोटल कमीशन। देखो कंसाइनमेंट का जो फाइनल रिजल्ट होता है ना कंसाइनमेंट अकाउंट का, वो होता है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट निकालने के लिए आपको कमीशन निकालना आना चाहिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना आना चाहिए। ये दो चीज जब तक निकालनी नहीं आएगी आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। इसलिए मैं आपको पहले कमीशन सिखा रहा हूँ। तो ये आपका 33,730 रुपये का कमीशन बन गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमने इस तरह पार्ट 1 में कमीशन निकाला। अब सेकंड पार्ट भी सीख लो कि अगर 10 यूनिट का अब नॉर्मल लॉस हो जाता है तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है ग्रॉस सेल के ऊपर इसको कमीशन मिलेगा, इसलिए 10 जो 10 यूनिट है जिसका अबनॉर्मल लॉस हो गया, उसके लिए इसको कोई भी पैसे की कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, कोई भी पैसे की कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन जो इसका ये 40 रुपए का इसने सेल किया था, अब ये 30 का ही कर पाएगा क्योंकि 10 तो लॉस हो गया। तो ये 30 मल्टीप्लाई बाय 850 होगा। और इसी तरह ही यहाँ पे भी ये 40 की जगह पे 30 आ जाएगा। बस इतना डिफरेंस आपको करना रहेगा पार्ट नंबर 2 में, वो आप खुद ही कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे भी इरेज कर देता हूँ।
या चलो मैं पार्ट 2 करा ही देता हूँ यार, फिर आप लोग रोते हो कि यार मैंने आपको पार्ट 2 नहीं कराया। पार्ट 2 भी देख लो। पार्ट 2 में चेंज कहाँ आएगा? चेंज आएगा ये थर्ड वाले पॉइंट में। तो जहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाय 850 लिखा है ना, वहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 850 लिखेंगे। ये सेल्स में चेंज है। और एक कमीशन में चेंज आएगा। कमीशन में चेंज कहाँ आएगा? जहाँ पे आपने 40 मल्टीप्लाई बाय 850 माइनस 800 लिखा है, वहाँ पे 30 लिखोगे अब। तो ये हो गया आपका 30 850, तो मतलब ये हो गया 25,500। और ये हो गया आपका 50 मल्टीप्लाई बाय 30, 1,500 रुपये। ठीक है, तो पहले कितना आ रहा था ये? पहले आ रहा था ये 2,000, तो -500 यहाँ पे हो जाएगा, -500 कमीशन में होगा। तो 33,730 की बजाय 33,730 की बजाय 500 रुपये कम आएगा। 33,230 आएगा कमीशन यहाँ पे, 33,230 रुपये। और सेल्स आपका आएगा टोटल। पहले आ रहा था आपका सेल्स यहाँ पे 34,000 रुपये, राइट? 34,000 आ रहा था। 40 मल्टीप्लाई बाय 850 आपका 34,000 आ रहा था। अब आपका 30 मल्टीप्लाई बाय 850, तो 25,500 आएगा। 25,500 माइनस 34,000, तो मतलब 8500 रुपये का सेल कम हो जाएगा। तो 8500 का सेल कम करने के बाद 1,03,000 आएगा। तो इसके अंदर जो सेल आएगा वो 1,03,000 का आएगा। टोटल सेल 1,03,000 का आएगा। और उसी का ही आपको 2% भी निकालना है। ये बात याद रखना। तो कमीशन ये वाला भी चेंज हो जाएगा, ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, और ये आंसर जो है, ये आंसर, रुको, 1,500 रुपये इसमें से डिक्रीज नहीं करेंगे। 1,500 रुपये अपन लोग करेंगे डिक्रीज ओवर एडिंग कमीशन से। ठीक है, तो 31,500 में से करो डिक्रीज, 31,500 में से 1,500 घटाओ। तो ओवर एडिंग कमीशन, ये ओवर एडिंग कमीशन हो गया आपका 30,000। और ऑर्डिनरी कमीशन आपका हो गया 2%, 1,03,000 का। तो ये हो गया 2,060 रुपये। तो आपका टोटल कमीशन आ गया 32,060 रुपये। बस ये चेंज होगा अब नॉर्मल लॉस होने की वजह से। ठीक है सर? हाँ सर, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन देखेंगे कमीशन के एक दो और, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये एमसीक्यू है, अपन लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। 32वां क्वेश्चन देखो, जिनके पास बुकलेट है क्वेश्चन की, बहुत बढ़िया। जिनके पास नहीं है उनको परचेज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मॉडल में भी मिल जाएंगे। मॉडल से कर लेना। और अगर आपके पास मॉडल अभी नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुकलेट खरीद लें। जिन्होंने खरीदी है और जिनके पास 31 तक ही क्वेश्चन है, उनको मैं एडिशनल मॉडल जो है ये, इसका एडिशनल पार्ट ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब क्या है, मिस्टर सच ने 500 यूनिट कंसाइन करी है 15,000 रुपए की जो है। ठीक है, रमेश को। और उसको कमीशन मिली है 2% ऑन ग्रॉस सेल, 10% एक्सेस के ऊपर। ठीक है। मिस्टर रमेश ने 450 यूनिट 40 रुपए पे बेची है, 50 यूनिट 50 रुपए पे बेची है। अब आपको कमीशन निकालनी है। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन जिस तरह का आपने अभी किया है, लेकिन अभी हम लोग कैलकुलेटर पे करेंगे सिर्फ। कैलकुलेटर पे करेंगे, अब देखेंगे क्या कि 500 यूनिट है, 15,000 रुपए की है, तो पर यूनिट कितना हो गया? 15,000 डिवाइड बाय 500। तो एक यूनिट अपन लोगों की 30 रुपए की हो गई। ठीक है, 30 रुपए की एक यूनिट है। और उसको 2% की कमीशन ग्रॉस सेल पे मिलेगी, और 10% की ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगी। तो उसने 450 यूनिट 40 रुपए पे बेचा, और 50 यूनिट 50 रुपए पे बेचा। तो 450 मल्टीप्लाई बाय 40, 18,000। और 50 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हो गया आपका 2500। तो उसने टोटल सेल कितना किया? 2500, और 18,000, उसका 2% उसको मिलेगा। 2%, तो 410 रुपये तो ये नॉर्मल कमीशन आया उसका। और उसका ओवर राइडिंग कमीशन कितना आएगा? ओवर राइडिंग कमीशन जितना भी उसने एक्स्ट्रा पे बेचा वो आएगा। तो उसने 40 रुपये पे 450 यूनिट बेचा। तो 450 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, क्योंकि 40 पे बेचा, 30 अपन लोगों ने बोला था। प्लस उसने 50 यूनिट बेचा, 50 पे अपन लोगों ने 30 बोला था। ठीक है, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 4,500 रुपये ये मिला इसको। इसका भी 10% निकालेंगे। 4,500 मल्टीप्लाई बाय 10, तो और 10%, तो 450 रुपये ये हुआ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। 410 प्लस 450, 10% है ना? हाँ, 4,500 का 10%, 450। और यहाँ पे आपके पास कितना होगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 50 का 10%, मतलब 100। तो यहाँ पे हो गया 100 अलग से। तो ये हो गया 550 प्लस 410, तो 960 आपका आंसर आएगा। ए आंसर इज करेक्ट, 960 आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो मैं ऐसे कर करके आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा, ये 2 नंबर में आएगा क्योंकि आपके पेपर में है। ठीक है, लिख के अपन लोग को कुछ नहीं करना।
दिमाग में बैठा लेना, पहले ही करा चुका हूँ, वैसे ही होगा ये। इसके बाद टोटल कमीशन इसमें भी निकालना है। 800 यूनिट भेजी है, 40,000 रुपये की है, तो पर यूनिट निकाल लो सबसे पहले। तो पर यूनिट कितने की है? पर यूनिट कितना का हुआ? 40,000 डिवाइड बाई 800, तो एक यूनिट कितना का हुआ बताओ? एक यूनिट हुआ आपका 50 रुपये का, राइट? 50 रुपये का कॉस्ट है। उसको 5% ग्रॉस पे मिलेगा और 20% ओवर एडिंग मिलेगा। ठीक है, उसने 3/4 गुड्स बेच दिया, कॉस्ट प्लस 20% के ऊपर। 3/4 कितना हुआ? तो आपने 40,000 का गुड्स बेचा था, मतलब 800 यूनिट। 800 यूनिट का 3/4 हुआ 600 यूनिट। तो 800 का 3/4 हुआ 600 यूनिट उसने सेल किया। और 600 यूनिट सेल कितने पे किया? कॉस्ट प्लस 20%, तो कॉस्ट तो उसका 50 रुपये था, प्लस 20% मतलब 60 रुपये पे। तो ये 60 मल्टीप्लाई बाय 600, उसने इतने पे बेचा। तो ये कितना उसने कमाया? 36,000 रुपये कमाया। अभी इस 36,000 के ऊपर उसको 2% मिलेगा। 36,000 का 2% कितना हुआ? 36,000 का 2% हुआ आपका 720 रुपये, राइट? ये तो ऑर्डिनरी कमीशन हो गया। अब ओवर राइडिंग कमीशन कैसे निकालेंगे? उसने 600 यूनिट बेचा, और अपन लोगों ने बोला था 50 पे बेचने के लिए, उसने 60 पे बेचा। तो 10 रुपये कमा के दिया उसने हमको, और उसका हम लोग उसको 20% देंगे। ठीक है, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 10 और उसका 20%, तो मतलब 1200। तो 1200 एंड 720 कितना हुआ? 1920। 1920 इसका आंसर है। और ये 3500 इसका रॉन्ग आंसर है, 1920 इसका आंसर है। इधर आंसर ऑप्शन में ही नहीं है, तो इधर लिखना पड़ेगा 1920। ओके, क्या समझ में आया या नहीं आया? एक सेकेंड, मैंने ही गड़बड़ कर दिया, वेट वेट। मैंने गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं। ये रुको जाओ एक मिनट, मैं इसको दोबारा से कराता हूँ आपको, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखा इसके बाद का। इसके बाद का क्वेश्चन क्या लिखा है? इसके बाद का क्वेश्चन लिखा है कि रिमेनिंग गुड्स भी उसने बेच दिया, ऑन कॉस्ट बेचा है। तो इसने गुड्स सारा ही बेचा है, ठीक है? तो इसका जो सेल आएगा ना, सेल, सेल दो हिस्सों में आएगा। पहला तो 600 यूनिट कितने पे? इसने 60 पे बेचा, राइट? तो ये आ गया 36,000 रुपये। फिर इसने बाकी का बचा हुआ यूनिट 200 यूनिट बेचा 50 पे, तो ये आया आपका 2 5 10, मतलब 10,000 रुपये। तो टोटल सेल कितना हो गया आपका? 40,000 रुपये। ओके, 40,000 का सेल हो गया। 40,000 का आपको 5% निकालना है, क्योंकि उसको 5% मिलेगा ना। तो 5% ऑर्डिनरी कमीशन हो गया कितना? 2300 रुपये। अब ओवर राइडिंग कमीशन का बारी है। तो 600 यूनिट 10 रुपये कमाया, और उसका उसको 20% मिलेगा। कितना हो गया? 600 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये 1200 हो गया। तो अभी सही आया आंसर इसका, 2300 प्लस 1200, 3500 रुपये। इसको प्लस करके आ गया 3500। ऑप्शन ए ठीक है, 3500 सोल्यूशन एकदम ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखो। ये क्या है? हमें यहाँ पे भी क्या बताना है? प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट अपन लोगों को अभी प्रॉफिट वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, तो 34 नहीं कर पाएंगे अपन लोग अभी। ये भी प्रॉफिट का है। इसके बाद कमीशन का 36वां क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि कॉस्ट का 125%, मतलब कॉस्ट प्लस 25%, राइट? कमीशन 10% ऑन सेल्स एट इनवाइस प्राइस and 25% of any surplus realized above invoice price. 10% of the goods sent on consignment invoice value which is 12,500 were destroyed. अब देखो इसके अंदर क्या हुआ है? 10% गुड्स जो है उनका इनवॉइस वैल्यू 12,500 है। तो आपको टोटल वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ, तो आप ये निकाल सकते हो कि अगर 10% का वैल्यू 12,500 है, तो 100% का वैल्यू कितना हुआ? 1,25,000। अभी 1,25,000 इनवॉइस प्राइस ऑलरेडी है, ये कॉस्ट नहीं है, ये बात याद रखना। इसके बाद लिखा है 75% ऑफ टोटल कंसाइनमेंट इज सोल्ड बाय 1 लाख। 75%, तो मतलब 1,25,000 रुपए का 75%, मतलब 93,750 उसने 1 लाख का बेच दिया। ठीक है, और अमाउंट ऑफ कमीशन बताना है आपको, तो इसको 10% इनवाइस पे मिलेगा, तो मतलब उसने 1 लाख का बेचा, तो इसको तो 10% मिलेगा, उसको 10,000। ठीक है, और उसके अलावा उसको क्या बोला हुआ है? 25% कोई भी सरप्लस होगा तो उसका मिलेगा। तो 1 लाख माइनस 93,750, तो 62,250 का 25%, मतलब 156, 1562.5, 1562.5, राइट? 1562.5 प्लस 10,000। इसका आंसर, एक सेकंड रुको, इसका आंसर में कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? देखते रुको। 125% कॉस्ट का है, 10% ऑन सेल्स एट इनवाइस प्राइस एंड 25% ऑफ एनी सरप्लस, ठीक है?
10% ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हाँ तो अपन लोगों ने 100% वैल्यू निकाल लिया 1/25 का। तो अभी 1/25 जो है ये है इनवॉइस प्राइस, ठीक है। 125% ऑन कॉस्ट है ये, तो ये 125% है। ओके, सही है अपन लोगों का, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। देखो इसके बाद क्या करना है, एक क्वेश्चन और था ऐसे ही, इसलिए मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कहीं वही क्वेश्चन तो नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा है वही क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, अपन लोग इसको एक बार दोबारा सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन एमसीक्यू में ही बनते हैं, और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन देखो मैं कुछ रट रटा के घर से नहीं आता हूँ कि यार मेरे को यही क्वेश्चन कराना है। जो मेरे को क्वेश्चन दिख जाता है वो मैं करा देता हूँ। अब होता है कई बार ऐसा भी कि अपन लोग भी बीच बीच में अटक जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी कभी अपन लोगों को भी क्लिक करता तो है, बट जो प्रोसेस है ना क्वेश्चन का वो अपन लोग मिस कर देते हैं। तो मैं अभी इसको दोबारा करता हूँ आपके सामने, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, होगा तो इसका बाप भी। ओके, चलो। अभी देखो इसका सोल्यूशन ना थोड़ा इसमें रॉन्ग दे रखा है मेरे ख्याल से, इसमें रॉन्ग दे रखा सोल्यूशन, और ऑप्शन में भी सोल्यूशन गलत है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके अंदर। तो अभी देखो इसके अंदर करना क्या है आप लोगों को, इसमें क्या करना है बेसिकली, इनवाइस प्राइस कितना है इसका टोटल, तो 12,500 है, 10%। ओके, तो 100% कितना रहेगा, 100% हो गया आपका 1,25,000। अब इस 1,25,000 का, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टोटल कंसाइनमेंट का, ठीक है। तो अगर कंसाइनमेंट का लिखा रहता है रिमेनिंग गुड्स का, तो हम लोग कुछ और करते, बट अभी लिखा है टोटल कंसाइनमेंट का। तो टोटल कंसाइनमेंट का आपको 75% बेचना है, तो इसका 75% कितना हो गया, इसका 75% हो गया 93,750 रुपये। और ये भी इनवाइस वैल्यू है, तो इनवाइस वैल्यू जिन गुड्स की 93,750 थी, वो आपने 1 लाख रुपए में बेचा। ठीक है, तो 1 लाख के ऊपर 10% तो आप तब आपका बनता ही बनता है, कितना, 10,000 रुपये, राइट। आंसर में 10,000 दे रखा था, वो रॉन्ग है। तो आपको जो डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच का, उसका 25% भी मिलेगा इनवाइस प्राइस से, जितना एक्स्ट्रा, कॉस्ट से एक्स्ट्रा नहीं, इनवाइस प्राइस से। ये देख लो यहाँ पे लिखा है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि किससे एक्स्ट्रा देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी सरप्लस रिलाइज अबव इनवाइस प्राइस, तो इनवाइस प्राइस से ऊपर जितना भी रहेगा ना उसका 25%। तो इनवाइस प्राइस तो अपन लोगों का यही है 93,750, तो 93,750 से ज्यादा कितना रहा, 1 लाख माइनस 93,750, तो 6250, इसका 25% आएगा 15,622.5। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 15,622.5 प्लस 10,000, 11,056 रुपये, नहीं 11,562 रुपये 5 पैसे, 50 पैसे। ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। वो आंसर नहीं है, वो रॉन्ग आंसर है। तो ये कमीशन का पूरा टॉपिक मैंने यहाँ पे खत्म कराया है, जिसमें मैंने आपके सारे क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करी है। हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराने की कोशिश यहाँ पे कर ली है, और हर तरीके के क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। इससे ज्यादा के ऊपर के लेवल का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गया तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा 100%। क्योंकि इससे ऊपर के लेवल का क्वेश्चन कमीशन का कोई बना ही नहीं सकता, कोई नहीं बना सकता इससे ऊपर के लेवल का क्वेश्चन कमीशन का। ठीक है, तो कमीशन के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं आज, कुछ के सारे टॉपिक ही खत्म कर दिया कमीशन का आज। अब इसके बाद अपने पास टॉपिक जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब आज के क्वेश्चन में, मतलब आज के इस सेशन में हम लोग वैल्यूएशन स्टॉक सीखेंगे, फिर हम लोग इसके ऊपर जो भी चीजें हैं, बातें हैं, क्वेश्चन है, वो करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या होता है पहले तो ये समझो, हम लोग नोट्स में आ जाते हैं। ये अपना पास आ गए वैल्यूएशन ऑफ कंज्यूमर स्टॉक। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं वापस से, कि चीजें कैसे काम करते हैं कंज्यूमर में, है ना। मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन है जिसको हम लोग बोलते हैं नर, ही सेल्स द गुड्स टू नी, और नी इन गुड्स को आगे थर्ड पार्टी को बेचता है। ठीक है, बहुत सारे पार्टीज को बेचता है। ठीक है, और बिहाफ पे किसके बेचता है, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ नर। ठीक है, ये इसके बिहाफ पे बेचता है। अब क्या है, जब नर है वो नी को माल बेचता है, और नी आगे थर्ड पर्सन को बेचता है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि 100% माल ही बेच दे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 70% माल इसने बेचा और 30% जो है अपना स्टॉक हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये माल सेंड होता है तो कुछ एक्सपेंस होते हैं, और जब ये माल सेंड होता है मतलब लोड होता है तो कुछ एक्सपेंस होते हैं, जैसे फ्रिट एंड इंश्योरेंस। और जब ये नी जो है वो माल अनलोड कराता है तो कुछ खर्चे होते हैं, जिसको बोलते हैं अनलोडिंग एक्सपेंस।
तो जब गुड्स यहाँ से चले तो वो 2 लाख के थे, फिर उनके ऊपर खर्चा होता गया, जैसे 5,000 का खर्चा यहाँ हुआ, फिर 10,000 का खर्चा यहाँ हुआ, और उसके बीच में कुछ अबनॉर्मल लॉस भी हो गया। तो हम लोगों को जो कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट है स्टॉक की, वो निकालना पड़ता है अलग से, वैल्यूएशन इसलिए करना पड़ता है, वरना कोई ज़रूरत नहीं रहता। अब हमारा एएस नंबर 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 कहता है कि आपको स्टॉक जो है वो वैल्यू करना है एनआरवी या कॉस्ट पे, विच एवर इज लोअर पे। तो हम लोग कैलकुलेशन करके पहले कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट निकालने के बाद उसे एनआरवी से कंपेयर करेंगे, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ आर सिलेबस। ठीक है सर, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो कंपैरिजन नहीं है, बस हम कॉस्ट निकाल लेंगे, कंपैरिजन करना हम लोग सीखेंगे एएस नंबर 2 में। अब यहाँ पे ना कुछ बातें लिखी हुई है, यही सब जो मैंने आपको बताई हैं, तो इसको ही सीखने से पहले आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि लॉस क्या होता है कंसाइनमेंट के ऊपर। लॉस कौन कौन से होते हैं, अब नॉर्मल और नॉर्मल। तो हम लोग पहले ये सीख लेते हैं कि वैल्यूएशन कंसाइनमेंट स्टॉक का करते कैसे। देखो, when goods are dispatched on consignment by the consigner, they might not always find immediate buyer। जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये सब मैं बातें आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बने। ये इंटर में भी आपको करना है, तो इंटर में जब आप इसको करो तो आपको पहले से पता रहे कि हम लोग कैसी चीजें करते हैं। ये नोट्स आपके इंटर में भी काम आएंगे, इसको संभाल के रखना। दिस सिचुएशन necessitate a through an accurate valuation of unsold goods held by the consignee। मतलब क्या है कि सारे के सारे गुड्स बिक जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक का, जो कंसाइनी के पास है। द वैल्यूएशन प्रोसेस होल्ड्स वाइटल इंपॉर्टेंस एट as it contributes to the precise calculation of profit or loss incurred during the consignment। मैंने आपको बताया था कि जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है, जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है उसको निकालने के लिए, उस पर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कमीशन और स्टॉक का वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। ये दोनों आइटम जब आपको पता होंगे, जब ही आप प्रॉफिट या लॉस कंसाइनमेंट के ऊपर निकाल पाओगे, और वही हमारा टारगेट है निकालना। इसके बाद अनसोल्ड इन्वेंट्री रिसाइडिंग विद द कंसाइनी शुड बी अप्राइज्ड एट इट्स cost augmented by a proportionate share of non-recurring expenses। Non-recurring expenses pertain to those costs that enhance the overall expenditure of goods। For instance, charges like freight, carriage, cartage, and insurance accrued by the consignor, as well as expenses like carriage, custom duty, dock duty borne by the consignee are elements that escalate the cost at the consignee's end। However, the commission granted to the consignee is a recurrent expenditure and therefore shouldn't be distributed among the unsold item। तो आपको एक बात यहाँ पे और नहीं पता चली कि जब भी हम लोग गुड्स भेजते हैं तो उसमें कुछ खर्चा जोड़ते हैं जो कि नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस को हम लोग जोड़ते हैं, नॉन रिकरिंग जो बार बार नहीं होते हैं, या जो एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स हो रहे हैं। कमीशन इसमें जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी कंसाइनी की, आंसर इज नो, कमीशन कभी भी इसमें नहीं जोड़ी जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो गुड्स मैंने जैसे यहाँ से 1 लाख के भेजे, तो उसके अंदर क्या क्या जुड़ेगा, मैंने उसके ऊपर 10,000 रुपये लोडिंग का खर्चा लगवाया तो ये जुड़ेगा, मैंने उसका 1,000 रुपये का इंश्योरेंस कराया वो जुड़ेगा, फिर कंसाइनी ने उसे 1,000 रुपये दे के अनलोड कराया वो जुड़ेगा, फिर कंसाइनी ने कस्टम ड्यूटी पे करी 500 रुपये उन गुड्स के ऊपर वो जुड़ेगा। लेकिन मैंने कंसाइनी को कमीशन दी 50,000 की, क्या वो जुड़ेगा इसकी कॉस्ट में, आंसर इज नो, बस यही सारे आइटम जुड़ेंगे। तो ये बात आपको एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, क्या कमीशन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आंसर इज नो। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ भी आगे, इन एसेंस एनी एक्सपेंडिचर एम्ड एट प्रिपेयरिंग द गुड्स फॉर सेल एट द कंसाइनीज लोकेशन शुड बी कंसीडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग द स्टॉक वैल्यू। मतलब ऐसे सारे खर्चे जो सेल करने के लिए गुड्स को रेडी करने में लगाए गए हैं वो सारे खर्चे जुड़ने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने माल भेजा जब, तो माल रॉ था, रॉ मतलब अनपैक्ड था, अनपैक्ड था, तो कंसाइनी ने उसकी पैकेजिंग कराई, पैकेजिंग कराई, मार्केटिंग कराई, उसकी सेल करी, तो इन सब का खर्चा जो है वो जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ये मैं कॉन्सेप्चुअली आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, आगे जाके भी आपको ये सब चीजें पढ़नी और करनी है, इसलिए बोल रहा हूँ। रट्टा नहीं लगाना, हम लोगों को याद रखना है कि क्या जुड़ेगा और क्यों जुड़ेगा, मेन चीज है क्यों जुड़ेगा, क्योंकि रिवीजन कोई क्लास नहीं कर रहे ना अपन लोग, कंप्लीट लेक्चर सीख रहे हैं इसलिए। इसके बाद क्या रहेगा कि जो भी टिपिकली कंसाइनर हैंडल्स एक्सपेंसेस सच एज कैरेज, इंश्योरेंस, फ्रिट, वेल द कंसाइनी टैकल्स कॉस्ट लाइक इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम चार्जेस एंड ट्रांसपोर्टेशन फीस। देखो समझने की बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको रटना भी है तो आप ऐसे समझना कि जो कंसाइनर होता है
वो कंसाइनर नर जो होता है वो कौन कौन से खर्चे देता है? फ्रेट, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये खर्चे देता है। और जो नी होता है वो कौन कौन से खर्चे देता है? वो देता है कस्टम ड्यूटी के खर्चे। तो आपको जब भी कस्टम ड्यूटी मिले ना तो समझ जाना कस्टम ड्यूटी हमेशा कौन देता है? नी देता है। क्यों देता है? क्योंकि यहाँ से ट्रक में माल लोड करके भेज दिया, जब तक वो माल वहां उतरेगा नहीं, जब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं होगी। और जब पे होगी तो जो पर्सन वहां पे होगा वही पे करेगा। तो अनलोड कौन करा रहा है? माल नी करा रहा है ना, तो नी ही पे करेगा कस्टम ड्यूटी। ठीक है, रेंट हो गया गोडाउन का जहाँ पे वो माल रखा जाएगा। ठीक है, तो ये माल कहाँ रखा जाएगा? नी के पास ही रखा जाएगा, तो रेंट भी कौन देगा? नी ही देगा। तो ये सब कॉस्ट नी बियर करता है। इसके बाद ये भी याद रखना, शेयर ऑफ दीज एक्सपेंसेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड व्हेन इवैल्यूएटिंग द स्टॉक्स वर्थ। मतलब मान लो आपने माल भेज दिया और माल कंसाइनी ने अपने गोडाउन में रख लिया। गोडाउन का रेंट है 1 लाख रुपए। तो क्या हम लोग 1 लाख रुपए की कॉस्ट असाइन कर दें गुड्स को? आंसर इज नो। हम लोग कॉस्ट असाइन करेंगे प्रोपोर्शनेटली। भाई कंसाइनी ने गोडाउन में और लोगों का भी तो माल रखा होगा। मान लो 10,000 यूनिट है हमारी बस, तो जितनी भी प्रोपोर्शनेटली बांटी जाएंगी खर्चा, मतलब ये 1 लाख का खर्चा प्रोपोर्शनेटली जितना भी बांटा जा सकता होगा एक लॉजिकल बेस पे हम लोग उतना ही डिवाइड करके बताएंगे, वो क्वेश्चन में बताया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आप कॉस्टिंग में भी पढ़ेंगे अपना, ओवरहेड कॉस्टिंग में। ठीक है, ओवरहेड्स में भी आप ये सब चीजें सीखेंगे बहुत अच्छे से, तो आपको ये पता होना चाहिए अभी से ही। इंटर में सीखेंगे, अभी नहीं सीखोगे। ठीक है, इंटर में सीखोगे ओवरहेड वगैरह। Additionally, there could be further costs borne by consignee like warehouse rent, advertising fees, brokerage commission, and packaging. These costs repeat over the time, hence should not be factored into the valuation of closing stock. A meticulous valuation process takes into account these nuances, ensuring a comprehensive and accurate assessment of the consignment stock value. ये सब बकवास बातें, ये सब बस पढ़नी थी, खत्म कर दिया। अब लॉस भी है। अब ट्रांसपोर्टेशन में कुछ लॉस हो सकता है, पहुंचने के बाद कुछ लॉस हो सकता है। तो जब ओनर, गुड्स का ओनर नर है, तो जो लॉस होगा वो भी किसका होगा? नर का ही होगा। तो कंसाइनमेंट के ऊपर लॉस कौन कौन से होते हैं? एक तो नॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस कैसा होता है? जिससे हमें बचाया नहीं जा सकता। नॉर्मल लॉस, एक बात याद रखना, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट हमें बियर करनी ही करनी पड़ेगी, कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। फर्स्ट चीज, नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो इंडस्ट्री वाइड है, मतलब सभी को हो रहा है। नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जिसकी कॉस्ट तो बियर करी जाती है और उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के रूप में समझो, आप डील करते हो ऑयल में। ठीक है, तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस कि कुछ ऑयल जो है वेपोरेट हो जाएगा। आपने 1,000 लीटर भेजा है, तो वहां पे पहुंचेगा जब तक तो 900 लीटर ही पहुंचेगा। तो ये जो 100 लीटर है ये नॉर्मल लॉस है। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है कि सभी को पता है यार, जब हम पेट्रोल भी भरवाते हैं तो आपको पता है अगर आपने 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया तो कम से कम 1 से 5 रुपए तक का पेट्रोल जो है हवा में उड़ जाता है। 95 का पेट्रोल आपकी टंकी में डलता है। तो ये जो 5 रुपए का लॉस है, क्या आपने इसको अलग से रिकॉर्ड किया? आंसर इज नो। तो हम लोग नॉर्मल लॉस को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। अब इसी सिनेरियो में मान लो अब नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ आपको हो रहा है, उसकी कॉस्ट तो आप बियर करते ही करते हो, उसको रिकॉर्ड भी करते हो, और वो सिर्फ आपको हो रहा है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है। आपने कोई माल भेजा ट्रक में और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो पूरा माल लॉस हो गया। तो जहाँ पे 1,000 लीटर भेजा था, वहां पे अब सिर्फ वहां पे 550 लीटर पहुंचा। तो ये जो बाकी का लॉस हुआ है आपका 450 लीटर का, 450 लीटर का जो लॉस हुआ है, ये लॉस कौन बियर करेगा? ये कंसाइनर करेगा लॉस बियर, और ये रिकॉर्डिंग भी इसकी होगी। तो ये लॉस नॉर्मल है और अबनॉर्मल दोनों के बारे में है, इसको पढ़ भी लेते एक बार। नॉर्मल लॉसेस आर arises as a result of natural causes, natural cause की वजह से होता है, जैसा evaporation, leakage, breakage, and they are inherent in nature. Since normal loss is a charge against gross profit, no additional adjustment is required for this purpose. ये बात याद रखना कि इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, मतलब इसको रिकॉर्ड करते ही नहीं है। Moreover, as the same is a part of cost of goods, when valuation of unsold stock is made in case of consignment, account the quantity of such loss, not the amount, should be deducted from the total quantity of the goods received by the consignee in good condition. मतलब क्या है इसका? ये समझ लो इस लाइन का मतलब क्या है। मान लो आपको नॉर्मल लॉस हुआ 10 यूनिट का। ठीक है, आपने 100 यूनिट बेचा और आपको 10 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया।
और इसकी कॉस्ट 100 यूनिट की 1 लाख रुपए थी। तो अब आप क्या करोगे, नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड तो कहीं नहीं करोगे, लेकिन यूनिट तो रिकॉर्ड करोगे ना। रिकॉर्ड का मतलब पहले वहां से 100 यूनिट चली, अब 10 यूनिट लॉस हो गई तो पहुंची तो 90 यूनिट ही ना, लेकिन कॉस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। तो जब पहले 100 यूनिट 1 लाख की थी, अब 90 यूनिट 1 लाख की हो जाएंगी। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो आपने बर्फ ली, बर्फ आइस समझते हो, तो आइस वहां पे आपने ली 10 रुपए किलो, राइट। वहां से आप 1 किलोमीटर तक लेके आए इसको। तो जब आप घर पहुंचे, ये मान लो 5 किलो बर्फ आपने खरीदी है, जब आप घर पहुंचे तो ये 4.5 किलो ही थी। तो क्या आप अब ये कहोगे कि यार मैंने 5 किलो खरीदी थी तो 50 रुपए आप मतलब वहां पे दे के आए थे 50 रुपए, 10 रुपए किलो था, 5 किलो खरीदी, 50 रुपए दे के आए। तो क्या आप अब घर आके ये बोलोगे कि अब 4.5 किलो हो गई, तो 4.5 किलो हो गई तो इसकी कॉस्ट रास्ते में डिक्रीज हो गई, तो अब ये 45 हो गया? नहीं, क्योंकि आपने बोला ना 10 रुपए किलो है बर्फ, तो 4.5 किलो तो 45 रुपए की हुई, आप पे करके आए हो 50 रुपए, तो 5 रुपए कहाँ गए बीच में से? तो क्या आप ये बोलोगे कि मुझे 5 रुपए का लॉस हो गया? आंसर इज नो। मैंने आपको बताया कि बर्फ का गलना नेचुरल है, और ये 5 रुपए का लॉस आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे कि जो मेरी बर्फ है अब, वो है तो 50 रुपए की ही, और लेकिन इसकी क्वांटिटी जो है वो 4.5 किलो हो गई, इसी वजह से इसका रेट जो है अब वो चेंज होके 11 रुपए 11 पैसे हो गया, ना कि 10 रुपए रहा। तो आप अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हो, लॉस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हो, मतलब कॉस्ट बियर कर रहे हो। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। अब अगर यही अब नॉर्मल लॉस होता, तो आप क्या करते, आप इसको 45 पे ही दिखाते, आप इसको 45 पे दिखाते, कॉस्ट तो 10 रुपए ही रहती, आप इसको 45 पे दिखाते और आप बोलते 5 यूनिट जो है मेरी लॉस हो गई, तो आप इसको रिकॉर्ड करते। बट अब नॉर्मल केस के अंदर इसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, अब नॉर्मल लॉस के अंदर आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। Abnormal loss क्या होता है? Abnormal loss in a consignment refers to a situation where goods sent by a consignor to a consignee are lost, damaged or destroyed during transit or while in the possession of the consignee. Abnormal तरीके से होता है, नेचुरल तरीके से नहीं होता। And this loss is beyond the normal expectation or allowance for the such losses in context of consignment, accounting and business transaction. Abnormal loss can have financial and accounting implications. When an abnormal loss occurs in consignment, it typically results into a financial loss for the कंजाइनर, लेकिन लॉस हमेशा कंजाइनर का होगा, कंजाइनी का कभी भी नहीं होगा। ये बात आपने समझ ली। और हमने कुछ क्वेश्चन कमीशन के खत्म करके आज कमीशन का टॉपिक क्लोज किया। अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग वैल्यूएशन सीखेंगे, अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन सीखेंगे, जिसके क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हमने सीखा है, ठीक है। 40 मिनट की क्लास आज की हमारी रही है अप्रॉक्स। छोटी छोटी क्लास रख रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस जो है वो हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो एक ही क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। आप डिटेल में समझ लो पहले चीज़ों को, उसके बाद देखो जितने क्वेश्चन है हम लोग डिटेल में खत्म करेंगे, ठीक है। आज कौन सा लेक्चर था? ये लेक्चर नंबर 4 था कंसाइनमेंट का, राइट। अब लेक्चर 5 और लेक्चर 6 और आएंगे बस, फिर उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। 2 क्लास और बची है, इन दोनों क्लासेस के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग 5वीं और 6ठी क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, सभी को राम राम। और आज की क्लास का अंत यहीं पे होता है। थैंक यू।